हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। अब हमने डिफरेंशिएशन पिछली क्लास में ख़त्म कर दिया था। अब डिफरेंशिएशन से अगला जो टॉपिक है दैट इज़ इंटीग्रेशन। तो अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इंटीग्रेशन बहुत जगह काम आएगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इंटीग्रेशन का। होपफुली सभी ने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कर लिया है। अगर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कर लिया है तो इंटीग्रेशन में बच्चों कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो, अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो कोई भी ऑपरेशन हो, फॉर एनी ऑपरेशन देयर इज अ इनवर्स प्रोसेस डिफाइंड फॉर दैट, है ना। कोई भी ऑपरेशन रहा हो, चाहे एडिशन रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर आप एडिशन करते हैं तो भाई इसके लिए एक इनवर्स प्रोसेस डिफाइंड है, एक इनवर्स ऑपरेशन डिफाइंड है, जिसको आप सब्ट्रैक्शन बोलते हो, जिसको आप बच्चे आप क्या बोलते हो, आप सब्ट्रैक्शन बोलते हो। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, अगर हम किसकी बात करें बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन, जी हाँ, डिवीज़न जो है उसके लिए क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा मेरा मतलब क्या है इनवर्स ऑपरेशन से। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा बच्चों, तो डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस रहा या इनवर्स ऑपरेशन जो है उसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का बच्चे यह इनवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है उसका। क्लियर है बात, ये क्या चीज़ है, यह रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। और बात समझो इसको, यानी कि इस ऑपरेशन में हम क्या करेंगे ये समझो जरा। बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इन इंटीग्रेशन, वी विल फाइंड आउट such a function whose derivative is the given function। आपको अगर कोई फंक्शन दे रखा है, अगर आपको बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपको फंक्शन दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव एक गिवन फंक्शन होगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इंटीग्रेशन कहा जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना होगा कि एक ऐसा प्रोसेस होगा। पहली बात तो एक बात दिमाग में हो जानी चाहिए कि ये क्या है, दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक ऐसा फंक्शन निकालने का तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो हमें गिवन फंक्शन दे रखा है हम ये पता लगाएंगे कि ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, किसका डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ बेटा एक बार नोट कर लो, चाहो तो आगे मैं समझाता हूँ जरा। देखो जरा कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें कोई कहे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब सभी को मालूम है वो क्या होगा, वो 3x² होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इट इम्प्लाइज कि इंटीग्रेशन इसका अगर उल्टा करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इज x³। समझे बच्चे मेरी बात कि अगर आपने x³ का, आपको मालूम है डेरिवेटिव x³ का क्या है, 3x² है, तो यानी कि 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, वह x³ होगा।
इन द सिमिलर वे कि अगर कोई आपको देखो इसमें पंगा क्या है, मान लो एक और छोटा सा एग्जांपल लो कि डेरिवेटिव ऑफ लेट अस से कि वी हैव 2x² का डेरिवेटिव क्या मिलेगा बच्चे 4x। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 4x इज 2x²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि भैया अगर ये ऐसा हुआ है तो इसका उल्टा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो आप, अब काम की बात समझो। पहले वाली चीज़ को ही देखो आप, ये मान लिया कि एक ए केस था, ये बी केस था। मैं ए वाले केस में बात करूं कि अगर मुझे कह दिया जाए कि x³ + 3 यानी कि कोई d/dx बोल दे मुझे कि भाई x³/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे भाई उसका, आप जानते हैं वो तो 3x² होगा। अरे यार ये x³ + 3 का डेरिवेटिव भी 3x² आया, x³ का भी डेरिवेटिव 3x² आया, तो यहाँ से सिमिलर पैटर्न पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² शुड बी, वो क्या होना चाहिए, वो x³ + 3 होना चाहिए। यही तो होना चाहिए भाई, इसका इंटीग्रेशन यह होना चाहिए। लेकिन जरा आप सोचो कि यहाँ 4 हुआ तो भी ये डेरिवेटिव तो 3x² ही आएगा, 5 हुआ तो भी यही आएगा, नहीं हुआ तो भी वही आएगा। तो इसका मतलब इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कुछ और ऐड कर सकते हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो भी समझाता हूँ मैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि बेटा जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट डेरिवेटिव तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन वो फैक्टर था क्या हमारा, जब रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो उस रिवर्स प्रोसेस में वो फैक्टर दिखना चाहिए। समझ में आई बात, वो कैसे दिखेगा उसकी बात अभी करेंगे। तो ये बात सबको क्लियर है कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस आ गया बच्चे किसका, डिफरेंशिएशन का। बोलो क्लियर है क्या, नोट करो जरा ये बेटा जल्दी से नोट कर लो ये सारा का सारा। अब जो हमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना बच्चे, यह इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 2 तरह के इंटीग्रेशन को हम स्टडी करने वाले हैं। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो इसको डिनोट कैसे किया जाता है कि किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट, जैसे हम d/dx लिखते थे, डिफरेंशिएशन का निशान था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का निशान था, इसी तरह प्लस का साइन रहा, माइनस का साइन रहा, ऐसे ही जो इंटीग्रेशन का जो नोटेशन रहेगा वह नोटेशन क्या रहेगा, ये बात देखो। इसका नोटेशन बेटा ये रहेगा f(x) dx। ये जो साइन है इसको बेटा कहा जाता है, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यह इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, वेरिएबल x, और वी कैन से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। भाई x के रिस्पेक्ट में ही क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन होगा, या इसको हम बोलते थे कि बेसिकली दिस इज द इंटीग्रेंड ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते थे इसको, दिस इज द इंटीग्रेंड ऑफ द फंक्शन। तो कुल मिला के याद रखना कि यार ये वाला जो साइन है ना, यह इंटीग्रेशन का साइन है। तो अभी तक जो मैं बात लिख रहा था ना बेटे, कैसे, जो अभी जो पिछला जो एग्जांपल देखा था उसकी छोटी सी बात समझो कि अगर आपने ये लिखा कि d/dx ऑफ x³ इज इक्वल टू 3x², इसका मतलब बच्चे क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रल 3x² dx। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनना चाहिए, वह x³ बनना चाहिए। लेकिन हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था इसी के साथ कि d/dx ऑफ x³ + 3, तो इसका जो आया वो क्या आया, डेरिवेटिव 3x²। यानी कि अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये x³ + 3 आना चाहिए।
तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx ये क्या आना चाहिए, वो x³ + 3 आना चाहिए। ये जो 3 है ना बच्चे, ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो। तो यानी कि मैं इन जनरल क्या बात लिख सकता हूँ कि मतलब एक कोई यहाँ पर जो साथ में जो आएगा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। क्या आएगा बच्चे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। एक बार ये नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से करो। तो मैं यहाँ से एक बात ये बोल सकता हूँ ना कि जो जनरल इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इज, वो जनरल इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ + c बोल दूं मैं। ये जो c रहेगा आपका बटे, ये c क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है बच्चों। ये थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसको पढ़ने के लिए। मुझे क्या पता होना चाहिए कि हाँ ये रिवर्स प्रोसेस है और इस तरह से ही इसको डील करेंगे। साथ में कोई कांस्टेंट आएगा जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाएगा। नोट करो। अब इस पर मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा। करो बेटा जल्दी से। देखो जरा, अब बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं बेटा। जो ये वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर जो है डेफिनेट में और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो थोड़ी आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे क्लियर होगा आप लोगों को, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। नाउ सम फॉर्मूले ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो जैसे फॉर्मूले आपने बेटे कहाँ पढ़े थे, डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, बिल्कुल उसके उल्टे कुछ कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला, इंटीग्रल x⁴n dx, तो देखो वहां पर एक पावर कम होती थी और वह मल्टीप्लाई होती थी। वहां पे याद करो बेटे, वहां पे क्या करते थे, x⁴n d/dx का जो आप डेरिवेटिव लेते थे, वहां पे इसको मल्टीप्लाई करते थे और एक पावर कम करते थे। तो जरा सोचो कि रिवर्स प्रोसेस, हम बार बार बात कर रहे हैं रिवर्स प्रोसेस की। वो रिवर्स प्रोसेस क्या है, वो रिवर्स ऑपरेशन क्या है, समझो जरा। कि जो पावर कम की जाती थी, यानी कि एक पावर जो सब्ट्रैक्ट की जाती थी, तो सब्ट्रैक्ट का इन्वर्स ऑपरेशन है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन है डिवीजन। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जरा देखो जरा, x की पावर अब इस बार ऐड होगी, यानी कि n-1 नहीं होगी, n+1 होगी, एक पावर बढ़ जाएगी। और डिवाइड क्या होगा, वही पावर जिससे आपने बढ़ाया है उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। ऑल्दो हमारे फिजिक्स में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, वो बड़ी कम है, बहुत कम जगह ये काम आएगा, बट ये लिखेंगे साथ में थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो बेटा x⁴n का जो इंटीग्रेशन हुआ वह क्या हुआ, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। दिस इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेटा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल वैल्यूज। आने वाली क्लास में बात करेंगे इनिशियल वैल्यू का क्या मतलब है। तो ठीक है भाई, x⁴n का जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला हो गया x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये मैंने आपको समझाया किस तरह से ये इनवर्स प्रोसेस रहा, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया। अब इस पर बेस्ड कुछ कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस इसकी देखते हैं। सबसे पहले देखो, कोई आपको ऐसे लिख दे इंटीग्रल 1 dx, या बेटा सिंपल इसको इंटीग्रल dx भी लिख दे, एक ही बात है। तो अब आप इसको इस फॉर्मूले से कैसे रिलेट करोगे कि सर इसको ऐसे देख लो ना कि ये तो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट कैन बी रिटन एज x⁴0 dx। भाई x⁴0 तो 1 ही होती, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो भाई मैं सिंपल क्या लिख दूं, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x⁴0 है, एक पावर ऐड हो जाएगी प्लस c।
सो यू कैन सी इट विल बी इक्वल टू x प्लस सी। बेटा मैं आने वाले क्वेश्चंस में सी बार बार नहीं लिखूंगा, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि वो सी साथ में है, वो नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है। तो देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद आ गया, और याद रखना है इनफैक्ट आपको क्या, कि इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x प्लस सी भी लिख लो। चलो अगर अकेला इंटीग्रल dx आ रहा है बेटा तो इसका इंटीग्रेशन x होगा, चाहे प्लस सी भूल जाओ, छोड़ो। इंटीग्रल dx की वैल्यू क्या होगी बच्चे, इंटीग्रल dx की वैल्यू x होगी, इंटीग्रल dx की वैल्यू x होगी। अब इस पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा इसमें n शुड नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा -1 वैल्यू अगर हो जाएगा तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 वाली फैक्टर बन जाएगा, तो ये नॉन डिफाइंड वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू -1 कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। देखो जरा इस पर बेस कुछ सुंदर सुंदर बढ़िया से सवाल करते हैं ना, मज़ेदार से क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, माने कि एक पावर बढ़ेगी और टोटल पावर जो बढ़ के हुई वो उससे डिवाइड हो जाएगी। देखो जरा और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई, छोटे छोटे एग्जाम्पल। ये देखो जी, ऐसे कर लो, इंटीग्रल, ये लो बहुत सिंपल सा, इंटीग्रल x dx। देखो जी क्या आएगा बेटा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं वो जो प्लस सी वाली टर्म है वो नहीं लिखूंगा। x की पावर 1 थी, उसमें एक पावर जोड़ दी और उसी पावर से डिवाइड कर दिया, तो बेटा क्या बन गया, ये x² 2 बन गया। क्या बन गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x² 2। और देखो ऐसे और ले लो, x² का इंटीग्रेशन देख लो, तो x की पावर 1 बढ़ा दो 3 और उसी पावर से डिवाइड कर दो, x³ 3। और प्लस सी साथ में लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखो तो मत लिखो, अभी के लिए कोई खास दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल और लिख लो रूट x dx। तो बेटा रूट x dx को कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 1/2 dx। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेट करके x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। तो बेटा ये यहाँ पर क्या बन गया, ये तो देखो ये हो गया 2/3 और x की पावर 3/2 और प्लस में c। बोलो बच्चों कोई दिक्कत। एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रल ऐसे लिख लो 1/√x dx। 1/√x को कैसे लिखोगे भाई, x की पावर -1/2। 1/√x को क्या लिखा जाएगा, x की पावर -1/2 dx। इट विल बी इक्वल टू बच्चे x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, विच विल बी इक्वल टू, बेटा ये पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2 बन जाएगी और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2√x बन गया प्लस c। देखो बच्चे जल्दी से देखो, क्या आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पा रहे हो क्या, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से करो, ठीक है। अब इसमें एक और छोटी सी बात देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा होपफुली सभी ने। हमने x की पावर n का इंटीग्रेशन देखा ना भाई, किसका इंटीग्रेशन देखा, x की पावर n का इंटीग्रेशन देख लिया। अब एक काम करो, अच्छा दूसरा फॉर्मूला लिखना ना अब तो, कि इंटीग्रेशन a, ये a कोई कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और x की पावर n dx। तो ये क्या हो जाएगा भाई, a एज इट इज़ था और इसका तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, वेयर a इज कांस्टेंट।
तो बेटा जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे ना कि वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट होता था तो वह कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाता था, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसा ही सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन में होगा कि उस कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक छोटे से एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखो बच्चे, ऐसे लिख लो 5x³ का इंटीग्रेशन, ऐसे देख लीजिएगा आप। तो बेटा क्या होगा, यही जो 5 जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो एज इट इज रहेगा और यह ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको आता है। 5 x की पावर 1 बढ़ जाएगी और उसे से डिवाइड कर देंगे आप, तो 5/4 x की पावर 4 प्लस में c कोई कांस्टेंट है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया है बच्चे। एक और आप कहो तो मैं छोटा सा एग्जांपल और कर देता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेट अस से कि dx/2√x, इसका इंटीग्रेशन करें अगर कोई हमसे कोई पूछे कि करके दिखाओ, तो लो जी कर लेते हैं हम कि भाई 1/2 तो एज इट इज आएगा। अब 1/√x लिखा हुआ है, उसकी पावर को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ और ये आप जानते हैं कैसे करना है इसको। x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ये लो जी, ये अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले ही। तो भाई इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 2√x/2, ये था ऐसे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये क्या आ गया, ये √x + c आ गया। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? देखो किसी तरह की कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है बच्चों, अगली क्लास के अंदर आप आज अभी इसी पे जो x की पावर n है इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अगली क्लास होगी उसमें कुछ और बातें इंटीग्रेशन के बारे में करेंगे, क्या इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल क्या मतलब होगा, फिजिक्स में उसका कैसे इस्तेमाल होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी तो कुछ और फार्मूले इस पे पढ़ने हैं, आप इसी तरह के बेस्ड कुछ भी क्वेश्चंस आप अभी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, लगे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।